हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उसके प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस का स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने पीछे डिस्कशन भी किया था कि कैसे कैसे एप्लीकेशंस होते हैं, तो आइए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को पीछे डिस्कस बताया भी गया था कि ट्रिग्नोमेट्री का अक्सर यूज एस्ट्रोनॉमर्स करते थे, जो कि अर्थ से किसी प्लेनेट की क्या डिस्टेंस है या कौन सा प्लेनेट किस समय कहाँ पर होगा, ये सारे कैलकुलेशन करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स इसका यूज करते थे। एंशियंट टाइम से, प्राचीन समय से ही जो है ट्रिग्नोमेट्री एक हिस्सा रही है एस्ट्रोनॉमर्स का। अब धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री का जैसे जैसे विकास हुआ तो फिर उसका एप्लीकेशंस बढ़ता चला गया। ज्योग्राफी हो गई, नेविगेशन में हो गया, ठीक है, मैप बनाने से लेकर के किसी भी न जानने वाली जगह की, किसी भी द्वीप समूह की, आइसलैंड की पोजीशंस क्या है, किसी माउंटेन की हाइट क्या है, लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड, बहुत सारे एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री के पाए जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के किए जाते हैं। एक एग्जांपल देना चाहूँगा इन्हीं एप्लीकेशंस में से। आप स्क्रीन पर एक इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं। ये एक प्राचीन यंत्र है, बहुत प्राचीन नहीं कहेंगे क्योंकि ब्रिटिश काल में भी इसका यूज किया जाता रहा है। ये इसका काम ये होता है बच्चों कि ये किसी हाइट पर स्थित वस्तु का एंगल मेज़र करने के काम में आता है, और वो एंगल हम अपने लेवल से करते हैं कि हमारे लेवल से उसका एंगल कितना है। तो इसका नाम बच्चों थियोडोलाइट, जो कि एक सर्वे करने का इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि नीचे आप देख भी रहे हैं कि एक सर्वे करने का इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। इसको रोटेटिंग टेलीस्कोप के साथ ऐड किया जाता है, जो कि एंगल मेज़र करने में काम आता है। आप जब आगे की फ़िज़िक्स की क्लासेस पढ़ेंगे और इंटरमीडिएट में हो सकता है आपको अवेलेबल हो, या हो सकता है कि आप ग्रेजुएशन में जाएं, तो आप सेक्सटेंट नाम के एक इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे। वो भी सेम काम, एंगल मेज़रमेंट का काम करता है। एक रोचक घटना भी है, एक रोचक कहानी भी है इसी थियोडोलाइट को लेकर के। 1852 में सर्वे हो रहा था कि सबसे हाईएस्ट माउंटेन कहाँ पर है वर्ल्ड में। तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो माउंटेन है वो कहाँ पर है, नेपाल में है, जिसको हम लोग एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। बड़ी रोचक बात है बच्चों कि उसका जो हाइट मेज़र किया गया था वह 160 किलोमीटर दूरी से किया गया था। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन आपको दिखाई देता है ट्रिग्नोमेट्री का। 160 किलोमीटर की दूरी से और उसकी पीक का एंगल मेज़र करके इसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से मेज़र किया गया था। ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है थियोडोलाइट, इसी के माध्यम से मेज़र किया गया था। और एक जगह से नहीं, चूँकि हो सकता है कि एक जगह पे हम क्या कर दे रहे हों, कोई मिस्टेक कर दे रहे हों, कोई छोटी-मोटी एरर हो जा रही हो, तो ऐसे कुल 6 स्टेशंस, डिफरेंट अलग-अलग 6 पोजीशन से उसकी पीक का हाइट मेज़र किया गया था, और वो हाइट मेज़र करने में ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ था। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का कितना बड़ा एप्लीकेशन है कि नहीं। बिना एक्चुअल मेजरमेंट के, बिना हम एक्चुअली उसको, है ना, आपको कह दिया जाए कि इसकी हाइट मेजर करो, तो आप क्या करते हो, तुरंत जो है एक टेप लेते हो, हैं, और तुरंत मेजर कर लेते हो कि इतना सेंटीमीटर है, इतना मीटर है। अब अगर कह दिया जाए कि 8-9 किलोमीटर ऊंचा जो आपका एवरेस्ट है उसको टेप से मेजर करो, तब तो हो चुका। तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, और उन्हीं के नाम पे जिन्होंने जो है ये सर्वे को लीड किया था, जॉर्ज एवरेस्ट, उन्हीं के नाम पे उस माउंटेन का नाम एवरेस्ट पड़ा।
सबसे बड़ा एप्लीकेशन जो अभी सिंपली हमको यहाँ पर देखना है बच्चों, वो हाइट एंड डिस्टेंस का एप्लीकेशन है। 10th लेवल में हम किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट और किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमको एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में जानना होगा। क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन? तो इसके लिए हम एक सिचुएशन की स्टडी करते हैं। जैसे एक सिचुएशन ये है, आपको ये सिचुएशन दिखाई दे रही होगी कि एक लड़की है और एक पतंग हवा में उड़ रही है, ऑब्जेक्ट है। अब इस लड़की के दिमाग में आता है कि भाई कितनी हाइट पर होगा ये, हाउ मच इट्स हाइट। एक प्रॉब्लम है, एक सिचुएशन है कि कितनी हाइट पर होगा। तो ऐसी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपको ऑब्जेक्ट दिख ही रहा है जिस पर हम फोकस्ड होते हैं, या तो उसकी हाइट हमको बतानी होती है, पता करनी होती है, या फिर उसकी डिस्टेंस हमको पता करनी होती है। दूसरी कि हम जब ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी जो व्यू, लाइन ऑफ व्यू है, यानी हम देखते हैं तो एक सोचेंगे कि आपकी आंखों से लेकर के उस ऑब्जेक्ट तक अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए, आप देख रहे हैं उसको जिस समय, उस समय आपकी आंखों से और उस ऑब्जेक्ट तक अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो उसी लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ व्यू। आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा वहाँ पे, लाइन ऑफ साइट। और जिस लेवल में हम देख रहे होते हैं, हमारी आंखें जिस लेवल में होती हैं, ये लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन, हमारी आंखें जिस लेवल में होती हैं उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। वही हॉरिजॉन्टल लेवल होता है। और हॉरिजॉन्टल लेवल से लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है, वो एंगल दो तरह का होता है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो फिलहाल हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं, तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को देखते समय अपने सिर को ऊपर किए हुए हैं, ऑब्जेक्ट को देखते समय अपनी आंखों को, अपने सिर को हम क्या किए हुए हैं, ऊपर किए हुए हैं, तो उस वक्त जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाएगा। एक और फिगर कंसीडर करते हैं हम लोग। सबसे पहला एग्जाम्पल जब हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था तो कुतुब मीनार का लिया था, दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार की हाइट कैसे निकालेंगे, तो वहाँ बताया था हम लोगों ने कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अगर इस कुतुब मीनार के रिस्पेक्ट में एक लाइन खींच दें और यहाँ से हॉरिजॉन्टली एक लाइन खींच दें तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ आपको दिखाई देगा। और यहीं से अगर कोई बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, एक लड़का है, छोटा सा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ध्यान लगाइएगा, दिखाई देगा। एक लड़का ऑब्जर्व कर रहा है तो लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी, ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी क्योंकि वह पीक को ऑब्जर्व कर रहा है। और ये लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, ठीक है। और इसके बीच में जो एंगल होगा वही हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। क्लियर है ना? अगर फिगर के माध्यम से इसको देखें तो बगल में आपको फिगर भी दिखाया गया है कि BC हमारी हाइट है किसकी, है ना, कुतुब मीनार की, और AB डिस्टेंस है, और AB ही हॉरिजॉन्टल लेवल है। और वहीं से जो एंगल लाइन ऑफ साइट की बन रही है, देखने की जो दिशा है, उससे जो एंगल बन रहा है उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन कहा गया है। तो कुल मिलाकर के हमको क्या पता चला कि लाइन ऑफ साइट, आपको नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। जिस दिशा में हम देख रहे होते हैं उस ऑब्जेक्ट को, उसी दिशा में अगर आंखों से लेकर के ऑब्जेक्ट तक एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो वही लाइन ऑफ साइट होगा। दूसरा, अभी हमने पढ़ा कि एंगल ऑफ एलिवेशन से क्या मतलब है हमारा, जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, तो वह होगा एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ बनना चाहिए। और ख़ास बात यह है कि जो हॉरिजॉन्टल होगा, जो पॉइंट होगा, वो हमारे हॉरिजॉन्टल से, जिस हॉरिजॉन्टल लेवल में हम देख रहे हैं उससे एबव होगा, यानी ऊपर होगा, है ना।
जिस हॉरिजॉन्टल लेवल में हम देख रहे हैं, जिस हॉरिजॉन्टल लेवल में हमारी आंखें हैं, उससे ऊपर होगा, उस केस में जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। ठीक है, यानी नीचे आप देख रहे हैं कि हमने इसको हाईलाइट भी किया है कि इस केस में हमारा जो हेड होगा वो क्या होगा, वह ऑब्जेक्ट को देखते समय ऊपर की तरफ उठा होगा, हम देखते समय आंखों को ऊपर उठाए रहेंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर है। ये एलिमेंट्स हैं बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने के लिए ये डेफिनेशंस बहुत महत्वपूर्ण है। अगला जो टॉपिक आता है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन का। एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहां पर होगा क्या बच्चों, एक सिचुएशन हम लोग स्टडी करते हैं, एक सिचुएशन देखते हैं। ये देखिए फिगर आ गया आपके सामने। इस सिचुएशन में एक लड़की है जो कि अपने छत पे बालकनी में खड़ी है, छत पे खड़ी है, और ग्राउंड में एक फुटबॉल पड़ा हुआ है जिसको वो देख रही है। अब इसके दिमाग में एक सवाल आता है, हाउ मच फॉर इट फ्रॉम मी माई होम, यह मेरे घर से कितना दूर है। उसका मन कर दिया कि चलो बॉल को उठा लेते हैं, कोई दिख नहीं रहा है ना। अगर मैथमेटिशियन होगी तो सोचेगी पहले कि कितना दूर है, कितनी स्पीड से जाएं, कि कितनी जल्दी लेकर भाग के चले आएं, कोई देख ना पाए हमको, है कि नहीं। तो उसके लिए उसको कैलकुलेशन की आवश्यकता होगी, और वो कैलकुलेशन कहाँ से आएगा, वो आएगा हमारे ट्रिग्नोमेट्री से। इस केस में क्या होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट तो आपको क्लियर है कि लाइन ऑफ साइट क्या होगी, कि हमारी आंखों से उस ऑब्जेक्ट तक मिलाने वाली जो लाइन होगी वो लाइन ऑफ साइट होगी, क्योंकि हम उसी दिशा में देख रहे होते हैं। इस केस में जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, आपको ध्यान दीजिए, जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल मतलब हमारी आंखें जिस लेवल में हैं, जिस हॉरिजॉन्टल लाइन में हैं हमारी आंखें, उसको हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा वो क्या होगा, वह लाइन ऑफ साइट से ऊपर होगा। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में, उसी का नाम दिया गया है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका नाम है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है। तो कुल मिलाकर के हमने ये सीखा कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है किसी पॉइंट का, ऑब्जेक्ट पर कोई एक पॉइंट है, देखो पॉइंट यहाँ पर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो वो एज ए पॉइंट काम करेगा। अब सपोज कीजिए कि आप कुतुब मीनार को देख रहे हैं, और आपका जो फ्रेंड है वो कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा है, और आपका जो दूसरा फ्रेंड है वो कुतुब मीनार के बॉटम को देख रहा है। तो अब हम ये तो नहीं ना कहेंगे कि कुतुब मीनार से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि हो सकता है कि मैं टॉप को देख रहा हूँ, मेरा फ्रेंड बॉटम को देख रहा है, और मेरा तीसरा फ्रेंड किसी और को देख रहा है। ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं कि नहीं, सिचुएशन हो सकते हैं। तो इसीलिए पॉइंट का होना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जब भी हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेंगे तो वह एक पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे होंगे उस ऑब्जेक्ट पर किसी एक पॉइंट का, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, किसी एक पॉइंट का, उस पूरे ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं कहा जाएगा। उस पर सिचुएट कोई पॉइंट है जिस पर हम देख रहे हैं, एक्चुअली जिस पर हमारी निगाहें हैं, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन डिफाइन किया जाता है। तो कुल मिला करके कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वह क्या होगा, एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। पहचानने का तरीका क्या है, पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो आपकी मुंडी झुकी हुई होगी। मुंडी मतलब हेड, हेड आपका क्या होगा, वह हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे होगा, नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे। हमको उसको देखने के लिए अपना सिर क्या करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा, अपनी आंखें क्या करनी पड़ेंगी, नीचे करनी पड़ेंगी। पहचानने का सिंपल तरीका है। एंगल ऑफ एलिवेशन को पहचानने का तरीका क्या है कि ऑब्जेक्ट के उस पॉइंट को देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी आंखें ऊपर करनी पड़ेंगी, सिर को ऊपर करना पड़ेगा। जबकि एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन में हमको ऑब्जेक्ट के उस पॉइंट को देखने के लिए अपने सिर को नीचे करना पड़ेगा,
है ना, अपनी आंखों को नीचे करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके हैं पहचानने के एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अब हम इसका कैसे एप्लीकेशन करेंगे इस पर भी हम डिस्कशन कर लेंगे। सपोज करो कि यहीं पर एक प्रॉब्लम हो जाए जो कि इसके दिमाग में आए कि कितनी दूर है ये ऑब्जेक्ट, कितनी दूर है उसके घर से। तो चूंकि ये मैथ की स्टूडेंट है तो इसने कहा कि सर मान लेते हैं कि ये जो बॉल है वो मेरे घर से x मीटर की दूर पर है। अब ये अपने घर की हाइट जानती है, भाई जिस घर में रहती है उस घर की हाइट तो जानेगी ना। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ही जान जाइएगा कि आपके घर की क्या हाइट है। तो ये जो हाइट है वो इसको नोन है, और सपोज कर लो कि ये हाइट 5 मीटर होगी, और सपोज कर लो कि ये एंगल, जिस एंगल पर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिस एंगल जितना एंगल इसने सिर को झुकाया है वो एंगल 30 डिग्री है। अब इसको मेजर करने के बाद बच्चों आप कहेंगे तो फिर तब तो हमको जो है एक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो मैथमेटिक्स के आप अगर रिसर्चर हैं तो आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, है कि नहीं। तो एक इंस्ट्रूमेंट, तो ये मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल 30 डिग्री है जिस पर वो देख रही है। तो एक बात यहाँ पर नोटिस करने वाली है बच्चों कि ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल लेवल का है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, और ये जो लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल की है नीचे ज़मीन पर, अर्थ पर, ये दोनों पैरेलल होंगी। और पैरेलल होने की वजह से ये 30 डिग्री यहाँ पर भी बन रहा होगा 30 डिग्री, ठीक है। अब अगर हम ये नाम दे दें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये देख रहे हैं ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से ऐसे और ऐसे। अब इस ट्रायंगल का नाम अगर ABC दे दें तो होगा क्या, इस ABC ट्रायंगल में अगर हम tan 30 डिग्री निकालने चले, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या होगा, एक रेशियो है कि नहीं है, किसका रेशियो होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस 30 डिग्री के लिए ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस 30 डिग्री के लिए जो परपेंडिकुलर है वो कौन है, वो हाइट है यहाँ पर 5, और जो बेस है वो कौन है, वो x है। तो x की वैल्यू निकालना हमारे लिए कितना आसान हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन करके, क्योंकि हम tan 30 डिग्री की वैल्यू जानते हैं, वो कितनी है, वो है 1/√3। तो इस तरह से हमने वो डिस्टेंस पता कर ली कि ऑब्जेक्ट हमारे घर से कितनी दूरी पर है। तो इसका प्रॉब्लम जो था कि कितनी दूरी पर है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यही एप्लीकेशन है, और इसी तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यहां पर यूज करके हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसी तरह से एक प्रॉब्लम यहां पर लिया गया है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा हो कि ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top, एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे ही कहेगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा ना कि हम क्या कर रहे हैं, नीचे हैं, नीचे से देख रहे हैं टावर के टॉप को। ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कहा है कि ये टावर है और ये यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर क्या कर रहा है कि टावर के टॉप को देख रहा है जो कि पॉइंट ए पर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ये पाया जाता है कि 60 डिग्री है, यानी ये 60 डिग्री है। तो उस केस में हमको क्या करना है, इस टावर की हाइट बतानी है, जबकि वो जो लड़का है, वो जो ऑब्जर्वर है, वो कहाँ पर खड़ा है, टावर की फुट से। ध्यान दीजिएगा, टावर की टॉप से नहीं बताया गया, कहाँ से बताया गया, फुट से बताया गया है। तो ये 15 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो सिंपल सी बात है, इस ABC ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, हम टेंजेंट का रेशियो निकालेंगे, टेंजेंट ऑफ व्हाट एंगल, 60 डिग्री, आई एम सॉरी 60 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, AB को हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी हाइट x है, तो ये x हो जाएगा, और इसके बाद बेस BC क्या होगा 15। अब tan 60 डिग्री की तो हमको वैल्यू मालूम है ना, कितना होता है, ये √3 होता है, ये x/15 होगा। तो इस तरह से जो x की वैल्यू होगी वो कितनी निकल के आ जाएगी, 15√3। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल आसानी से हम अपने प्रॉब्लम्स को
सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज होता है उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। तो अब आपको पता हो चला कि कैसे 160 किलोमीटर की दूरी से माउंट एवरेस्ट के पीक की ऊंचाई पता कर ली गई थी। ये समझ में आया? हाइट एंड डिस्टेंस के फार्मूले से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके, क्योंकि हमने उस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से एंगल मेजर कर लिया और एंगल मेजर करके हाइट एंड डिस्टेंस का फार्मूला लगा दिया। ठीक है, तो ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियोज में हम और भी प्रॉब्लम और भी तरह तरह के सिचुएशंस को लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।